नमस्कार। देश में चौथे चरण का मतदान हो चुका है। देश की जनता ने अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पक्ष में चौथे चरण तक का मतदान कर दिया है। बाकी 3 चरणों के मतदान के लिए 3 चरणों में समर्थन हासिल करने के लिए देश की सभी प्रमुख पार्टियां और गठबंधन जी तोड़ कोशिश में लगे हैं। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए संवाद। देश का 2 संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहला संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, जहां से खुद प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं और वे तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बनारस। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और हम कहें कि चर्चित संसदीय क्षेत्र रायबरेली है। रायबरेली से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं और वे अपने परिवार, अपनी विरासत वाली सीट पर अपना भाग्य आजमा रहे हैं। रायबरेली संसदीय क्षेत्र के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से विस्तार से चर्चा करूंगा। रायबरेली संसदीय क्षेत्र आज़ादी के बाद से लेके और अब तक 1-2 मौक़ों को अगर छोड़ दिया जाए, चुनावों को छोड़ दिया जाए, तो सामान्यतया गांधी परिवार और गांधी परिवार से जुड़े हुए लोगों का ही दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। अगर चुनावी भाषा में कहें तो रायबरेली संसदीय क्षेत्र की जनता आज़ादी के बाद से लेके और 2019 के चुनाव तक गांधी परिवार के पक्ष में या गांधी परिवार से जुड़े हुए लोगों के पक्ष में ही अपना जनादेश देती रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश गांधी परिवार की इस विरासत को छीनने की भी है। और यही कारण है कि एक वक्त में गांधी परिवार के करीबी रहे और उत्तर प्रदेश के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को राहुल गांधी के सामने उम्मीदवार बनाया गया है। दिनेश प्रताप सिंह पिछले कई महीने से लगातार रायबरेली संसदीय क्षेत्र में मेहनत करके जनता के बीच में सरोकार कायम करने की कोशिश में लगे हैं। माना यह जा रहा है कि अगर गांधी परिवार से कोई इस बार चुनाव नहीं लड़ता तो दिनेश प्रताप सिंह की जीत लगभग पक्की मानी जा रही थी। लेकिन ऐन वक्त पर एक बार फिर गांधी परिवार ने फैसला किया कि इस परंपरागत सीट से, इस परंपरागत निर्वाचन क्षेत्र से जो परिवार का रिश्ता रहा है उसको तोड़ना मुनासिब नहीं है। और इसलिए सोनिया गांधी की अस्वस्थता के बाद, उनके खराब हेल्थ की वजह से राहुल गांधी को चुनाव मैदान में उतारा गया है। राहुल गांधी के बारे में सबको पता है कि वे इसके पहले वायनाड संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे और वहाँ से दूसरी बार उन्होंने अपना नामांकन भरा था। उस संसदीय क्षेत्र का मतदान हो चुका है और सामान्य तौर पर माना जा रहा है कि राहुल गांधी की जीत वायनाड संसदीय क्षेत्र से लगभग पक्की है। बावजूद इसके राहुल गांधी को परिवार के फैसलों का सम्मान करते हुए रायबरेली से चुनाव में उतरना पड़ा। अब मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी के। रायबरेली का इतिहास रहा है कि रायबरेली में आज की तारीख में जो 3 नेता हैं, विपक्ष कहिए या कांग्रेस के विरोध में, वे तीनों एक दौर में एक दूसरे के विरोधी हुआ करते थे, एक दूसरे के खिलाफ हर तरह के हथकंडे अपनाया करते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए। दिनेश प्रताप सिंह, मनोज पांडे और अदिति सिंह। दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मंत्री भी हैं दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में। अदिति सिंह भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुकी हैं और इस समय एमएलए हैं। लेकिन मनोज पांडे अभी टेक्निकली समाजवादी पार्टी के एमएलए, लेकिन वे समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और समाजवादी पार्टी के बजाय, इंडिया गठबंधन के बजाय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने पुत्र को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी दिलवा दी है और मनोज पांडे के घर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं और अमित शाह का उन्होंने स्वागत करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए धारा 370 के बारे में या राम मंदिर के बारे में, उनका स्वागत किया है। और उन्होंने कहा है कि देश नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में ही सुरक्षित है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि वे अखिलेश यादव और अपनी पार्टी से हट के इंडिया गठबंधन के बजाय भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, ऐसा माना जाए। लेकिन ये तो रही टेक्निकल बात है। वास्तविकता ये है कि एक दौर में जब अदिति सिंह के पिता जो रायबरेली के एक बाहुबली विधायक हुआ करते थे, उनका एक लंबे समय तक रायबरेली की एक विधानसभा क्षेत्र पर दबदबा रहा। अखिलेश सिंह, उनके ये लोग विरोधी हुआ करते थे, मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह। मनोज पांडे के भाई की भी रायबरेली में हत्या हुई थी और उस हत्या को लेके मनोज पांडे की दुश्मनी चलती थी अखिलेश सिंह से, और उस समय दिनेश प्रताप सिंह की भी चलता था अखिलेश प्रताप सिंह से। तो इसलिए अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह दोनों एक साथ मिलकर उनका मुकाबला किया करते थे। लेकिन अखिलेश सिंह की मृत्यु के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र से उनकी बेटी चुनाव लड़ी और एमएलए बन। अब जो पॉलिटिकल इक्वेशन था वो चेंज हो गया। बदले राजनीतिक समीकरण में दिनेश प्रताप सिंह और मनोज पांडे दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, और दूसरी तरफ अदिति सिंह भी मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह की विरोधी रही। कहने के लिए ये तीनों आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। दो तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं और मनोज पांडे बगैर सदस्यता लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि तीनों नेता अपने अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेके एक दूसरे के खिलाफ हैं। अगर हम इस पूरे राजनीतिक समीकरण की अगर ठीक से व्याख्या करें तो कह सकते हैं कि आज की तारीख में रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को क्रैब सिंड्रोम और फ्रॉग सिंड्रोम से जूझना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से केकड़े एक दूसरे का टांग पकड़ के खींचते रहते हैं, एक दूसरे को आगे जाने से रोकते हैं, जिस तरह से मेढक एक साथ एक तराजू पर आप उनको तौलने की कोशिश करिए तो आप एक को पकड़ के तराजू पर रखेंगे तो दूसरा तराजू से कूद के बाहर भाग जाता है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को रायबरेली में समीकरण बनाना पड़ रहा है, समीकरण बैठाना पड़ रहा है, नेताओं में सुलह कराना पड़ रहा है, समझौता कराना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से लेके उत्तर प्रदेश का संपूर्ण शीर्ष नेतृत्व इस प्रयास में लगा है। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलती दिखी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी और अमित शाह खुद रायबरेली गए और इन तीनों नेताओं से बात किए और एक साथ बैठाकर एक मंच साझा करने का निर्देश जारी किया। तो क्या माना जाए कि अब अमित शाह के इंटरफेरेंस के बाद, अमित शाह के दखलंदाजी के बाद इन तीनों नेताओं की जो अहम की लड़ाई है, जो अपने अपने पॉलिटिकल फ्यूचर की लड़ाई है, उसमें कोई बदलाव आएगा और ये तीनों नेता एकजुट होकर इस संसदीय चुनाव में राहुल गांधी का मुकाबला कर पाएंगे? अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दिनेश सिंह कड़ी चुनौती देने में कामयाब रहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी तक जो ग्राउंड रियलिटी है, इन तीनों नेताओं के कार्यकर्ता और समर्थक एक दूसरे के साथ मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी के मुकाबले काम करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। ये सबसे बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए कि इन तीनों नेताओं के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अलाइंड करके राहुल गांधी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा तैयार किया जाए। इस तरह से अगर हम पॉलिटिकल भाषा में बात करें तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को रायबरेली में कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ मैनेजमेंट करना पड़ रहा है।
अलग अलग कॉन्ट्राडिक्शंस को मैनेज करने में सारी एनर्जी लग रही है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी लगातार कैंप कर रही हैं अमेठी और रायबरेली में। प्रियंका गांधी का जो एग्रेसिव कैंपेनिंग है, प्रियंका गांधी का जो इमोशनल स्पीच है, प्रियंका गांधी का जो अपने परिवार की परंपरा और परंपरागत सीट को लेके जो दावा है, उसका जवाब अभी तक उतने प्रभावी तरीके से राहुल गांधी के विरोध में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी खुद पिछले चुनावों की तुलना में ज़्यादा मैच्योर, ज़्यादा डिटर्मिन्ड, ज़्यादा कन्विक्शन वाले दिखाई दे रहे हैं। राहुल की जो एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस की इमेज थी वो अब बदल चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद और न्याय यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज एक पैन इंडिया नेशनल लीडर की बन चुकी है। रायबरेली की जनता को आदत रही है वीवीआईपी कहलाने की। इंदिरा जी, फिरोज गांधी से लेकर और सोनिया गांधी तक के चलते रायबरेली की जनता देश के किसी भी हिस्से में जाती थी तो अपने को फर्स्ट सिटीजन के रूप में पेश करती थी, वीवीआईपी नागरिक के रूप में पेश करती थी। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और इंदिरा जी प्रधानमंत्री थीं, तब से लेके और सोनिया जी के चेयरपर्सन बनने तक यूपीए का रायबरेली की जनता को दिल्ली की सत्ता में वीआईपी का दर्जा हासिल था। रायबरेली के लोग सीधे पीएमओ में बात करते थे। पीएमओ में रायबरेली की जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए एक अलग डेस्क बनाया गया था, एक डेडिकेटेड टीम लगाई गई थी। इंदिरा जी के भी टाइम में और राजीव जी के टाइम में रायबरेली की जनता उस ट्रीटमेंट की आदी रही है। रायबरेली के लोग चाहते हैं कि उनको फिर वह खोई हुई जो ग्लोरी है, जो उनका अधिकार है, वो हासिल किया जाए। और इसलिए उनको लगता है कि दिनेश सिंह के मुकाबले अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुन के जाते हैं तो रायबरेली की जनता रायबरेली संसदीय क्षेत्र को राष्ट्रीय स्तर पर जो वीवीआईपी होने का दर्जा हासिल था वो दोबारा बहाल होगा, दोबारा हासिल होगा। इसलिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी कैंपेनिंग से लेके और परसेप्शन के मामले में दिनेश सिंह के मुकाबले अभी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत रायबरेली में लगी हुई है, अमेठी में लगी हुई है, क्योंकि रायबरेली और अमेठी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कोशिश है कि रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें जीतकर गांधी परिवार को राजनीतिक तौर पर शिकस्त दिया जाए और एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में कि अब गांधी परिवार का जो सबसे अभेद्य किला माना जाता था रायबरेली, वह भी धराशायी हो गया है 2024 के चुनाव में। तब देखना है कि रायबरेली की जनता 2024 के इस चुनाव में गांधी परिवार की उस विरासत को एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ में सौंपने के लिए तैयार है, या अमेठी की तरह, जिस तरह से अमेठी में 2019 में अमेठी की जनता ने राहुल के मुकाबले स्मृति ईरानी को चुना था, ठीक उसी तरह 2024 में रायबरेली में राहुल के मुकाबले दिनेश प्रताप सिंह को चुनती है। लेकिन अभी तक जो ग्राउंड रिपोर्ट्स मिल रही हैं, अभी तक जिस तरह के अंडर करेंट ग्राउंड लेवल पर दिखाई दे रहा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि रायबरेली में राहुल गांधी और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है और रायबरेली की जनता का मिजाज एक बार फिर खुद को एक वीवीआईपी वोटर, वीवीआईपी मतदाता और वीवीआईपी क्षेत्र की वीवीआईपी जनता का तमगा हासिल करने की जो एक ललक है वह रायबरेली की जनता के मन में दिखाई दे रही है। उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, उनके चेहरे पर लिखी इबारत को साफ तौर पर पढ़ा जा सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।